अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर वेरी वेल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड। आज की वीडियो में हम मज़ीद बेसिक टर्म्स को देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंटैक्स को देखा था, जो कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने का तरीका है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसमें हमने सिंटैक्स यानी प्रोग्राम को लिखने के तरीके के बारे में बात की थी। और आज की वीडियो में हम चंद मज़ीद बेसिक्स टर्म्स को देखेंगे, जिसमें वेरिएबल्स, कमेंट्स, कीवर्ड्स, स्टेटमेंट्स और इंडेंटेशन के बारे में समझेंगे, जो कि C++ लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यूज़ कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ये रैम में ऐसी मेमोरी लोकेशन होती हैं जहां हम अपनी वैल्यूज़ को जो भी हम देना चाहें उन्हें स्टोर करवाते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स कंटेनर ऑफ डाटा स्टोर, यानी कि डाटा को स्टोर करने के कंटेनर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर की जो एक रैम होती है, यानी कि मेमोरी जिसे हम कहते हैं, इस रैम के अंदर या रैम की मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा हम पुट करवाते हैं वो स्टोर हो जाता है। अब वेरिएबल जो है, इससे पहले हम देखते हैं डाटा टाइप्स को। आज इस वीडियो में हम डाटा टाइप्स को सरसरी तौर पर देखेंगे और आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल से भी पढ़ेंगे। डाटा टाइप्स, इंट को कहते हैं इंटीजर्स। इंट इस्तेमाल होता है इंटीजर्स के लिए। मिसाल के तौर पे जो हम वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 सो ऑन कोई भी इस्तेमाल करते हैं, या हम इस्तेमाल करेंगे फ्लोट, जो कि डेसिमल के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो भी वैल्यूज़ डेसिमल में होंगी उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोट। मिसाल के तौर पर 1.2, 1.3 सो ऑन। और होता है करैक्टर। 4 को हम कहते हैं करैक्टर, यानी कि हमने अगर प्रोग्राम में किसी भी करैक्टर को इंट्रोड्यूस या इंक्लूड करवाना है, जैसे ABC या किसी का भी नेम हो गया, अगर हम इसे इंट्रोड्यूस या इसे इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो हम जो डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो 4 यानी कि करैक्टर। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है, ये लिखने का एक तरीका है कि डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम। मिसाल के तौर पर डाटा टाइप है इंट, वेरिएबल है a, और हम इसे सेमीकोलन करके टर्मिनेट कर देते हैं। अब जो इंट है ये डाटा टाइप है इंटीजर्स की, और a वेरिएबल का नेम आ गया। ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया ये जाके स्टोर हो जाएगा रैम के किसी भी मेमोरी लोकेशन के अंदर, या कह लें कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जो भी हम इसे डाटा प्रोवाइड करेंगे। डाटा प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया हम इस a वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब इंटीजर का मतलब ये डाटा टाइप कौन सा हो सकता है, 1, 2, 3 जैसे हमने ऊपर देखा, सो ऑन कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह अगर हम वेरिएबल b इसके साथ डाटा टाइप लेते हैं फ्लोट, तो इसका मतलब ये हुआ कि b में जो हम फ्लोट की वैल्यू, b के अंदर जो हम फ्लोट यानी कि डेसिमल 1.2, 1 या 3.2 ये स्टोर करवाएंगे, सो ऑन कोई भी डेसिमल का जो भी पॉइंट हम स्टोर करवाएंगे वो डाटा स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के नाम से मेमोरी लोकेशन में या रैम के अंदर जाके। इसी तरह अगर हमने कोई करैक्टर स्टोर करवाना है, कोई करैक्टर C के नाम से, B के नाम से, कोई भी हो सकता है, अगर हम किस करैक्टर को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम इसे वेरिएबल C के नाम से, करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल C के नाम से इसे मेमोरी लोकेशन में नाम दे देंगे। जैसे इंट a हो गया, फ्लोट के लिए b, अगर कोई करैक्टर इसी के अंदर हमने स्टोर कराना तो करैक्टर c, तो ये अपनी मेमोरी लोकेशन में जाके डाटा को स्टोर कर देगा। यानी कि अगर इंट a होगा तो हम कह सकते हैं कि a की जो डाटा या a की जो वैल्यू होगी इंटीजर 1, 2, 3 वो स्टोर हो जाएगी रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन में। इसी तरह फ्लोट की जो वैल्यू होगी, जैसे डेसिमल में अगर हम सिंपल फ्लोट डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, तो अगर हम सिंपल में 1 लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोट तो 1.2 यानी कि पॉइंट में आता है, या डेसिमल पॉइंट होते हैं। अगर मैं यहाँ फ्लोट को डिक्लेयर करता हूँ और जो मैं इसमें डाटा पुट कराता हूँ 1 या 2 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली रैम के अंदर जाके 2.00 कर देगा, यानी कि उसे पॉइंट के अंदर डिक्लेयर कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो डाटा टाइप डिक्लेयर करवाया था वो फ्लोट था। डाटा टाइप के बारे में हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। अब वेरिएबल के साथ इसकी जो ज़रूरत थी मैंने उसके लिए उतना बता दिया कि a जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, इसे मेमोरी लोकेट करवाएंगे रैम के अंदर, वो किस टाइप का डाटा स्टोर करवाएगा। इसी तरह b जो हम वेरिएबल स्टोर करवाएंगे रैम के अंदर, वो किस टाइप का डाटा स्टोर करवाएगा। और जो c वेरिएबल हम पुट करवाएंगे या स्टोर करेंगे रैम के अंदर, वो किस तरह का डाटा स्टोर करवाएगा। अब आगे हम देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स भी बेसिक टर्म है जो C++ में इस्तेमाल होती हैं। कमेंट्स आर द लाइन्स फॉर प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड, यानी कि प्रोग्राम को लिखते हुए प्रोग्रामर को कुछ लाइंस ज़रूरत पड़ती हैं जिन्हें कमेंट्स कहते हैं। अब ये कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ
और मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई डिटेल देनी है उस स्टेटमेंट या उस इंस्ट्रक्शन के बारे में जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, लेकिन वो कंपाइलर नहीं चलाएगा, कंपाइलर एरर दे देगा। उससे बचने के लिए हम कमेंट लगाते हैं ताकि हम प्रोग्रामर की आसानी के लिए या किसी भी यूज़र को या किसी भी देखने वाले को समझाने के लिए जो लाइन या एक्स्ट्रा डिटेल उस इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखते हैं वो हम साथ लिख भी देते हैं और कमेंट का इस्तेमाल करके हम उसे एरर से भी बचा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम भी कमेंट लगाते हैं तो जो एक्स्ट्रा डिटेल दी होती है वो एरर नहीं देगा, वो प्रोग्राम चल जाएगा और हम एक्स्ट्रा डिटेल भी पढ़ सकेंगे। और इग्नोर, मिसाल के तौर पर मैं अगर इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्रोग्रामिंग में इंट ए सेमीकोलन, ये मैंने लिख दिया एक इंस्ट्रक्शन C++ लैंग्वेज में, और मैं इसके बारे में कुछ डिटेल बताना चाह रहा हूँ, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। तो मैंने ये कमेंट का इस्तेमाल किया और मैंने डाटा टाइप वेरिएबल लिख दिया। अब कंपाइलर, अगर मैं ये कमेंट ना लगाऊं तो कंपाइलर इसे नहीं समझता, ऐसे वर्ड्स को या ऐसी स्टेटमेंट्स को कंपाइलर नहीं समझेगा और एरर देगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ यूज़र्स को ताकि वो इसे पढ़े और समझ जाएँ कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। और एरर से बचने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं कमेंट का। जब हम कमेंट लगा देते हैं तो कंपाइलर इसे इग्नोर करता है, इसलिए मैंने आगे लिखा भी है कि इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर कमेंट को इग्नोर कर देता है। जब जिस भी लाइन के आगे हम कमेंट लगाएंगे, कमेंट सेल का इस्तेमाल करेंगे, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा और जो कोड का इस्तेमाल शुदा इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट, जो भी कोड की इस्तेमाल शुदा इंस्ट्रक्शन होगी वो उसे रीड करेगा और हमें आउटपुट देगा। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। मिसाल के तौर पर अगर मैंने सिर्फ एक ही लाइन का डाटा कमेंट करना है या मैंने इग्नोर करवाना है और मैं एक ही लाइन में जितना भी डाटा लिखूंगा उसको कमेंट करने के लिए, उससे मैं इग्नोर करवाने के लिए ये दो स्लैश का इस्तेमाल करूँगा, इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और अगर इसी तरह मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल लिखनी है किसी, मिसाल के तौर पर अगर मैं पूरे प्रोग्राम के बारे में डिटेल लिखना चाहता हूँ तो मैं प्रोग्राम का कोड भी लिख दूंगा एक तरफ, दूसरी तरफ मैं उसे मल्टीपल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करके स्लैश स्टैरिक और जो भी हमने डिटेल लिखनी है वो लिखेंगे और लास्ट में हम स्लैश स्टैरिक का इस्तेमाल करके उसे कमेंट कर देंगे। कमेंट का मतलब वो कंपाइलर जो होगा वो उसे इग्नोर कर देगा, वो उसे रीड नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, यानी कि ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज ही डिफाइन करती है, जिसे लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज समझती है और उनका इस्तेमाल करती है वो लैंग्वेज के लिए स्पेशल होते हैं। दीज आर रिजर्व्ड फॉर इट्स ओन यूज़, यानी कि वो रिजर्व कर दिए जाते हैं उस लैंग्वेज के इस्तेमाल के लिए। एंड हैव स्पेशल पर्पस इन द लैंग्वेज, और उनका लैंग्वेज के अंदर एक स्पेशल या मखसूस काम होता है। सी आउट है, इसका काम है कंसोल के ऊपर आउटपुट दिखाना। ये ऐसा कीवर्ड है जिसे C++ लैंग्वेज समझती है। और इसी तरह सी एन का मतलब है कंसोल पर इनपुट दिखाना, यानी कि कंसोल के ऊपर जो इनपुट हम देंगे वो जो शो करेगी वो CN दिखाएगा। और ये भी C++ का एक कीवर्ड है। ये ऐसे इसी तरह और भी बहुत से कीवर्ड हैं जो C++ के लिए स्पेशल होते हैं या उनके लिए रिजर्व्ड होंगे, C++ के लिए स्पेशल होंगे या इसके लिए रिजर्व्ड होंगे, जिसका ये इस्तेमाल करके प्रोग्राम को रन करवाएगी या प्रोग्राम को समझेगी और हमें आउटपुट देगी। आप वीडियो स्टॉप करके इस इमेज से मुख्तलिफ कीवर्ड देख सकते हैं जो C++ में यूज़ होते हैं। आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम, या कहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो हम प्रोग्राम या कोडिंग करते हुए लिखते हैं उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। इन C++ इट इज़ टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी स्टेटमेंट या हम लिखेंगे उसे इंस्ट्रक्शन कहेंगे। ये बेसिकली होती इंस्ट्रक्शन है। अगर हम इसे टर्मिनेट कर दें सेमीकोलन के साथ, टर्मिनेट करने का मतलब ये होता है कि लाइन को ख़त्म कर दिया, हमने एंड कर दिया। अब जो हम कोड लिखेंगे या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी, इसलिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे इंस्ट्रक्शन को, तो हम उसे कहते हैं स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने a = 10, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ये एक स्टेटमेंट कैसे बनेगी, a = 10, ये एक इंस्ट्रक्शन है। जब इसे मैंने टर्मिनेट किया सेमीकोलन के साथ, अब ये स्टेटमेंट बन गई। कंपाइलर का जो कर्सर होगा वो ये लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। इसी तरह ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जिसे मैंने टर्मिनेट करवाया सेमीकोलन के साथ और ये एक स्टेटमेंट बन गई। और अब कर्सर यहाँ से मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। मतलब ये होता है कि ये जो सेमीकोलन होता है ये लाइन का एंड करवा देता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता है। इसी तरह सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और मैंने कोटेशन के अंदर a = इंसर्शन ऑपरेटर एंड ऑफ लाइन लिखा, और ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसे मैंने टर्मिनेट करवाया सेमीकोलन के साथ और ये एक स्टेटमेंट बन गई। इसी में हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। जब भी हम किसी भी डबल कोटेशन के अंदर
जो भी लिखते हैं ये हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट होके आ जाता है एज इट इज़। मतलब जैसे ये ए एंड इक्वल टू लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ कंसोल के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा ए इज इक्वल टू। जिसे भी हमने कंसोल के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट करवाना होता है उसे हम डबल कोटेशन में पुट करवा देते हैं, जिसे स्ट्रिंग भी कहा जाता है, और वो कंसोल के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाता है। जैसे ये ए इक्वल टू हमने डबल कोटेशन में लिखा, ये एज इट इज़ ए इज इक्वल टू कंसोल के ऊपर प्रिंट होके हमें शो हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इंडेंटेशन, दरअसल स्पेसेस एंड मार्जिन्स गिवन वाइल राइटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। जब भी हम प्रोग्राम की कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर जब हम स्पेसेस या मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसमें हम स्पेसेस देते हैं, गैप देते हैं, तो उन्हें इंडेंटेशन कहते हैं। इनका फ़ायदा क्या, इंडेंटेशन का इस्तेमाल करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? प्रोवाइड बेटर रीडेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कि जो हम कोड लिखते हैं उसे रीड एबल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ लिख रहे हैं, सी आउट, इंसर्शन, इन ऑपरेटर, एंड ऑफ लाइन। अब मैंने ये बिल्कुल साथ साथ करके लिख दिया। अब हमें पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। ये जब भी कोई चीज़ हम बिल्कुल साथ साथ लिखते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होती है, रीडेबिलिटी कम होती है। अगर इसी के उलट मैं इसे कुछ स्पेस देकर लिखूँगा तो मुझे ये रीड करने में आसानी होगी। तो इसी तरह ये जो रीडेबिलिटी को इन्हांस कर देता है इंडेंटेशन। तीसरा इसका पॉइंट है कि स्पेसेस इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर जो स्पेसेस, जैसे हम कमेंट लगाते हैं, कमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है और कोड को रन करवा देता है। इसी तरह जो भी स्पेसेस हम उसमें इनपुट करवाते हैं कंपाइलर उन्हें भी इग्नोर कर देता है और कोड एज इट इज़ चलता है, यानी कि कंपाइलर उसका एरर नहीं देगा। एक कोड ये लिखा हुआ है विदाउट स्पेसिंग और एक ये है स्पेस के साथ। हमें वाज़ेह है कि जो स्पेसिंग के बगैर है उसे रीड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि चीज़ें साथ साथ लिखी हुई हैं। और इसी के ऑपोजिट अगर हम देखते हैं स्पेसिंग वाला, जो स्पेसिंग वाला है हमें ये रीड करने में इंट ए, इंट पी, इंट सी जो हमने स्पेसिंग दे के लिखा और यहाँ स्पेसिंग हमने नहीं दी। सी आउट जो हमने पूरे इंस्ट्रक्शन या पूरा स्टेटमेंट लिखी इसमें हमने स्पेसिंग की, सी इन में हमने स्पेसिंग की, सी आउट एंड रिजल्ट इसमें हमने स्पेसिंग की। हमने इस कोड को पूरे को स्पेस के साथ लिखा और हमें पढ़ने में भी आसानी हुई। ये फ़ायदा होता है इंडेंटेशन का, मतलब एक कोड जो होता है ना वो अच्छा दिखता है और आसानी होती है उसे समझने में। स्पेसिंग के साथ एक कोड अच्छा दिखता है और उसे समझने में भी आसानी होती है, रीडेबिलिटी उसकी इन्हांस हो जाती है। अब जो ये स्पेसेस हैं कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा, मतलब वो कोड को, मतलब ये कि वो कोड को इसी तरह लेगा जैसे विदाउट स्पेसिंग लिखा होगा। वो इसे कंपाइलर इस स्पेसिंग को, जो स्पेसिंग इसमें दी हुई है, इन्हें इग्नोर कर देगा और उसे एज इट इज़ जो हमें रिक्वायर्ड होगा, अगर तो प्रोग्राम सही लिखा हुआ है तो हमें आउटपुट उसका सही देगा। स्पेस देने से कोई एरर या कोई गलती शो नहीं करवाएगा। बेसिक टर्म्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डाटा टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।